चलिए, हमने भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा था। हमने भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा था, जिसमें यदि हम ऐसे भारत को बनाएं, बातें नहीं करेंगे। हाँ जी, हमने यहां पढ़ रहे थे हम भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हम देख रहे थे कि भारत में कुल कितने भौतिक रूप से अलग अलग दिखने वाले क्षेत्र हैं। यही तो पढ़ते हैं भौतिक विभाजन में, हम यही पढ़ते हैं ना। तो भौतिक क्षेत्र क्या होते हैं, या भौतिक विभाग, फिजिकल डिवीजन क्या होता है? एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी अपनी अलग भौगोलिक दशाएं हो, भू आकृति हो, क्लाइमेटिक कंडीशन हो, सब उसका अपना अलग एक विशिष्ट खूबियां रखता हो। जैसे कि कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो वो एक भौगोलिक क्षेत्र कहलाएगा, भौतिक क्षेत्र कहलाएगा वो, और वो मैदानी या पठारी क्षेत्र से अलग होगा, है ना। तो ऐसे हम देखेंगे भारत में टोटल कितने क्षेत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको मिला था उत्तर भारत में, ये इतना इतना मिला लें, ये उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, यहां पर हमको पर्वत मिलते हैं। फिर दूसरा हमको मिला था इसका बटन कहाँ है यार। दूसरा हमारा भौतिक विभाजन है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप क्या होता है? एक ऐसी स्थलाकृति, हाँ, जो तीन ओर से जल से घिरी हो। तो हम इतने आकृति की बात करें तो ये यहाँ भी जल है, यहाँ भी जल है और नीचे भी जल है, तो इतनी आकृति को हम प्रायद्वीप बोल सकते हैं ना, वेरी इजीली। तो इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इनके बीच में जो फंसा रह गया है, ये सैंडविच जिसकी बन गई है, ये कहलाते हैं उत्तर भारत के मैदान। ये पूरे कहलाते हैं उत्तर भारत के मैदान। तीसरा हमारा, ये तीसरा हो गया, सॉरी, चौथा हमारा भौतिक विभाजन है ये तटीय मैदान, जिसमें पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये लिख लिया था कल हमने, लिख लिया था तटीय मैदान पूरा नहीं हुआ था, अभी सिर्फ हिमालय हुआ है। हाँ, तो ये चौथा है हमारा तटीय मैदान। और पांचवा भौतिक विभाजन है, हाँ, द्वीप समूह। तो ये रहे अंडमान और ये रहे लक्षद्वीप। ये रहे अंडमान, ये रहे निकोबार, हैं सही जा रहे हैं सभी लोग। ये रहे अंडमान निकोबार, ये रहे लक्षद्वीप। तो ये इस प्रकार बनाइए पांचवा भौतिक विभाजन। हैप्पी? ठीक है, इस प्रकार ये 5 भौतिक विभाजन हैं इसके अंदर। हमने पहला स्टार्ट किया था हिमालय क्षेत्र, ठीक है, यानी उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, ये शुरू किया था हमने। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था, कहाँ गया रजिस्टर, हाँ, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये बना कैसे। सभी लोग बताएंगे कैसे बना था ये। भगवान जी आए, पत्थर उन्होंने ग्लू फेविकॉल लगा के चिपकाए एक के ऊपर एक, और इससे बन गया हिमालय, ऐसा ही। ये जो भारत आप देख रहे हो, इसको यदि मैं ऐसे और थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, बातें नहीं करेंगे सब लोग, आप में डिस्कस करने बैठ जाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं ना। ये पूरा एशिया महाद्वीप है और भारत इसके दक्षिणी किनारे पर है। आज जो आप भारत देख रहे हो, पहले एशिया में अटैच नहीं था। ये किससे अटैच था? अफ्रीका से अटैच था, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अफ्रीका से ये अलग होके चल पड़ा एशिया की तरफ, ये हमने बनाया है डायग्राम में। हालांकि ये जो भारत आप देख रहे हो, ये कटा हुआ आम लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो दशहरी आम लग रहा है एकदम ये। ठीक है, तो ये दशहरी आपका यहाँ से अलग होकर चल पड़ा एशिया की तरफ, और एशिया में जाके बन गया गुड़हल का फूल। क्या बनाया भाई। तो ये भारत चल पड़ा एशिया की तरफ, और एशिया भूमि में जाके ये अटैच हो गया। तो इस दौरान बीच में जितने भी अवसाद थे वो कंप्रेस हुए और वो फोल्ड होकर ऊपर आ गए पर्वतों के रूप में। तो कहने का तात्पर्य ये एक हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। छींक पे ना जाए, बिल्कुल सच पढ़ा रहा हूँ,
झूठ इसमें कुछ भी नहीं है। हिमालय एक वलित पर्वत है जो कि एशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के समीप आने से और जो अवसाद हैं उनके फोल्ड हो जाने से वो बने हैं हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था ये समझाना, अगला टॉपिक क्या पढ़ाया था हमने, इनकी सामान्य विशिष्टताएं। तो सबसे पहली विशिष्टता हमने क्या डिस्कस की थी, हमने डिस्कस की थी ये पश्चिम, ये बाय द वे कैसे फैले हुए हैं, आप देखोगे यहां पर ये ऐसे फैले हैं, फिर ये ऐसे फैले हैं, और फिर फाइनली ये ऐसे फैले हुए हैं, है ना। ओवरऑल मैं इनकी चौड़ाई की बात करूं, केवल भारत की बात करें हम, तो ये पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर चौड़ाई के लिए फैले हैं, बिल्कुल सही, 2500 किलोमीटर चौड़ाई के लिए फैले हुए हैं। ठीक है, पूर्व में इनकी चौड़ाई कम है और पश्चिम में इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो देख रहे हो यहाँ भी पूरे फैले हुए हैं यहाँ तक ऐसे, तो पश्चिम में इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व आते आते ये सक्रिय हो गए हैं। लगभग बात करें तो पूर्व में इनकी चौड़ाई कितनी बताई मैंने, 140 किलोमीटर, और पश्चिम में इनकी चौड़ाई कितनी बताई है, 600 किलोमीटर। तो ये इस प्रकार चौड़ाई में अंतर, यानी पूर्व में सकरा होना, पश्चिम में चौड़ाई, क्या दर्शाता है, दर्शाता है कि भगवान एक अच्छा पेंटर नहीं है, सिमेट्रिकल पेंटिंग्स नहीं बनाता वो। अरे वो ये दर्शाता है कि पूर्व जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है। इसका सबूत, दो सबूत दिए थे मैंने। पहला सबूत, ये जो 3 श्रृंखलाएं चलती हैं ना, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तीनों ही सिक्किम के बाद जाके मर्ज हो जाती हैं आपस में, है ना। पश्चिम में पर्याप्त फैली हुई हैं, पर्याप्त उनके बीच में अंतर दिखाई देता है, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश में टोटल मर्ज हो जाती हैं। तो इस बात का सबूत है कि ईस्टर्न साइड में ज़्यादा कंप्रेशन पड़ा है। दूसरा, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, अधिक ऊंचाई वाले, विशेषकर 8000 से ऊंचे, वो आपको अधिकांशतः पूर्व के सेक्टर में ही मिलेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये सभी ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको ईस्टर्न सेक्टर में ही मिलते हैं। तो इस बात का सबूत है कि ईस्टर्न साइड में ज़्यादा कंप्रेशन हुआ है। ठीक है, ये तो हुआ है इसका जो है ओवरऑल। इसके अलावा फिर हमने इसके ढाल बताए थे आपको। तिब्बत की तरफ इन पर्वतों के ढाल कैसे हैं, मंद हैं। क्या हो गया, तिब्बत की तरफ इनके ढाल मंद हैं, लेकिन भारत की तरफ एकदम सीधे खड़े हुए ढाल हैं इनके। इस आकृति को हमने क्या कहा था, हॉगबैक आकृति। इस पर्वत को यदि मैं साइड से देख के बनाऊं तो ये रहा तिब्बत की तरफ वाला ढाल, और भारत की तरफ वाला ढाल ये रहा। तो इस आकृति को हॉगबैक आकृति कहते हैं। यही कारण है कि हिमालय की चोटियों पर चाइना की तरफ से चढ़ जाना बहुत आसान है और भारत की तरफ से चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसका जो है गलत एडवांटेज चाइना जो है हर बार युद्ध में लेता रहता है। उनको बहुत एडवांटेज है, इजीली आ जाते हैं, हमारे लिए दुर्गम पहाड़ियां हैं वो। ठीक है, आ रहे हैं ना समझ में। इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, हिमालय का पश्चिमी पूर्वी होता है बहुत कुछ। हाँ भैया, इसमें हमको एक सिंटेक्सियल बैंड मिलता है, यानी कि संघीय हमको जो है कर्व वक्र मिलता है। ये जो आप श्रृंखला देख रहे हो, ये तिब्बत की तरफ कैसी है, अवतल है ना, और भारत की तरफ कैसी है, उत्तल है। इसका जो कर्व है, इसका जो वक्र है, वो भारत की तरफ उत्तल है। सिमिलरली इन हिस्सों की भी बात करें तो भारत की ओर सभी उत्तल ही किनारा बना के खड़े हुए हैं, है ना। ये भी भारत की तरफ उत्तल आकार के किनारा बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था इसमें 2 अक्षीय मोड़ पाए जाते हैं 2 पर्वतों के सहारे। यहाँ पर है नंगा पर्वत और यहाँ पर है नामचा बरवा पर्वत। वो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो यहाँ बना लेते हैं। तो इन अक्षीय मोड़ के सहारे ये पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे मोड़ दी गई हैं, इसलिए इनको हमने क्या बोला, अक्षीय मोड़ बोला। ठीक है, तो कुल मिला के फिर हमने ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी इनकी ओरिएंटेशन, इनका विन्यास ऐसा क्यों है कि ये पश्चिम में ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में चलते हैं, फिर मध्य भाग में ऐसे पश्चिम से पूर्व चलते हैं, फिर पूर्वी भाग में ये फिर से उत्तर दक्षिण हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? तो इसका प्रमुख कारण है कि जो भारतीय प्लेट जो शुरुआत में अभी अटैच नहीं हुई है, इसकी आकृति ही ऐसी थी। जब ये आकृति जैसे ये एशिया में जाके अटैच होगी, तो जब ये इसको अटैच करेंगे हम एशिया में ले जाके, ठीक है, सपोज करो ये अटैच हो गई, एशिया में हो गई, अब इसके किनारों पर ही तो वलित पर्वत देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमको पश्चिमी किनारे पर ऐसे उत्तर दक्षिण, मध्य वाले भाग में पश्चिम से पूर्व चलते हुए, और फिर पूर्वी भाग में फिर से हमको उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तारित पर्वत मिलते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, जो प्राचीन भूभाग था भारतीय भूभाग, उसके ऐसे 2 हॉर्न, 2 सींग निकले हुए थे 2 किनारों पर।
जिस वजह से इस तरीके से इनका विन्यास है। कठिन लग रहा है क्या ये चीजें? क्या बहुत आसान है ना? आसान है ना? ठीक है, बस ये सब हमने इसका लिखवाया था, और तो कुछ नहीं लिखवाया था। जम्मू कश्मीर में ओके। फिर हमने आपको लिखवाया था कि देखो पश्चिमी भाग में ये लगभग उत्तर दक्षिण है, पूर्वी भाग में भी लगभग उत्तर दक्षिण है, और मध्य भाग में लगभग पश्चिम से पूर्व है ना। लेकिन अगर बिल्कुल तकनीकी रूप से प्रिसाइसली बात करें, जम्मू कश्मीर में क्या ये पश्चिम से पूर्व है क्या? ये नहीं। जम्मू कश्मीर में इनकी जो विस्तार ऐसे है, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। वो डायग्राम बनाना है क्या? ये उत्तर, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो इस प्रकार ये जो दिशा है ये क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो जम्मू कश्मीर में इनका ओरिएंटेशन कैसा है? उत्तर पश्चिम से पश्चिम पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर। मध्य भाग की बात करें, विशेषकर हिमालय नेपाल की बात करें, तो लगभग अब मेरा टू द स्केल डायग्राम, हाँ टू द स्केल डायग्राम नहीं बन पाया है। नेपाल में ये एग्जैक्टली ऐसे हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और लास्टली आ जाओ अरुणाचल प्रदेश में, तो ये अरुणाचल प्रदेश में कैसे हैं? इस तरीके से दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर। ये यूपीएससी में आ चुका था, इसलिए मैंने डिस्कस किया आपसे, है ना। इसके बाद अगला क्या था? देखो मैं समझा रहा हूँ, फोटो ले लेना और घर जाके लिख लेना, इसको आज रिपीट नहीं करेंगे। हॉगबैग आकृति की पढ़ा दी थी, फिर हमने इसकी संरचना पढ़ाई थी, संरचनात्मक भ्रंश पढ़ाए थे इसके अंदर। आज फर्स्ट डे, अच्छा आप नहीं आए थे, भाग्यशाली हो, रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये चीज ना बच्चों को कभी समझ में आ ही नहीं पाती है। देखो बच्चों इधर देखो, ये सेक्शन पाकिस्तान में आता है, और इतना सेक्शन ये तो म्यांमार में आता है, बचा हुआ इनको पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बोलते हैं। तो हिमालय के नाम पे हम मुख्य अध्ययन ना इतने क्षेत्र का ही करते हैं। ये हो गया अध्ययन, कंसेप्ट क्लियर एकदम। हिमालय के नाम पे हम इतने सेक्शन का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारी यहां पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं हमको। ये है आपकी वृहद हिमालय, फिर इसके बाद है, चलो ठीक है, ये है मध्य हिमालय, और इसके बाद ये शिवालिक हिमालय, ठीक है। इन सभी के बीच में कुछ संरचनात्मक जोड़ पाए जाते हैं, या कहें दरारें पाई जाती हैं, भ्रंश पाए जाते हैं। भ्रंश सब सही रहेगा। क्रैक में और भ्रंश में क्या अंतर होता है? दरार में और भ्रंश में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रैक एंड फॉल्ट? और कोई बताना चाहेगा? आंसर गलत है। और कोई बताना चाहेगा? मोबाइल। देखो क्रैक होता है, सिंपली मैंने इसको खींचना शुरू किया और चटक गया, अभी सिर्फ क्रैक आया इसकी सतह पर या कहीं भी। जैसे सपोज करें अपन, ये मैंने कोई ब्लॉक लिया है और इसमें कंप्रेशन, टेंशन ले लेते हैं, चलो इसमें टेंशन, तनाव लग रहा है ना। ये कोई ऐसे रजिस्टर है आपका, है ना, साइड से आप इसको देख रहे हो, और ये खींचा जा रहा है इसको, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो एक बल इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ, वही डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है। अब जब ये बल की अधिकता इसकी लिमिट से क्रॉस कर जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पे हो सकता है क्रैक आ जाए, इसको अभी तक क्रैक बोलेंगे। यदि इस क्रैक के दोनों ओर के जो ब्लॉक हैं ये विस्थापित हो जाएं, मतलब इनमें मूवमेंट आ जाए, सपोज करो ये इस तरफ चल पड़ा, ये इस तरफ चल पड़ा, पर्याप्त जो है, या फिर ये क्रैक देखो हमेशा तिरछा कुछ ऐसा आता है ना, ये बेचारा नीचे धसक गया, ये बेचारा वहीं बैठा रह गया। कुल मिला के इस क्रैक के सहारे दोनों ओर जो ब्लॉक हैं इनमें मोबिलिटी आ जाए, थोड़ा सा मतलब कि विस्थापन आ जाए, तो फिर ये क्रैक भ्रंश कहलाता है। और बिल्कुल आम भाषा में कहें, दरार का, क्रैक का बड़ा रूप भ्रंश कहलाता है। सिंपल सी बात है ना। क्रैक का बड़ा फॉर्म फॉल्ट कहलाएगा। तो इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ हमको संरचनात्मक भ्रंश मिलते हैं, इनके नाम बताओ। हाँ जी, इसके ऊपर जो भ्रंश मिलता है वृहद हिमालय के ऊपर, इसको बोलते हैं ITSZ।
और ये भ्रंश कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों? ये सारे ही भ्रंश जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक चलते हैं, कोई कंजूसी नहीं है। इसके बाद बृहद वृहद हिमालय के बाद फिर से हमको एक फॉल्ट मिलता है, क्या नाम है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वेरी गुड, अब निकल रही है ना आवाज, ऐसी तो चाहिए। फिर मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में फिर से, हाँ, दिस इज एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीटी। एमबीए किसने बोल दिया था ये? ठीक है, ठीक है। इसके बाद बीबीए है, ठीक है। शिवालिक के बाद हमको मिलेगा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, या इसी को कहते हैं शिवालिक फ्रंट फॉल्ट, जो कहना है कह लो। है तो हमारे फ्रंट में ही ना, जब हम हिमालय की तरफ जाओगे सबसे पहला कौन सा पड़ेगा? यही पड़ेगा ना। तो इसको हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहो या शिवालिक फ्रंट फॉल्ट कहो। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ये फॉल्ट, ठीक है। तो ये तीन जो है, 1 2 3 4, ये 4 भ्रंश रेखाएं याद रखना आप। अब ध्यान देना, कुछ चीजें और हैं इसमें। ये आपका क्या था बाय द वे? दिस वाज वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय। ये था आपका मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये था शिवालिक हिमालय, है ना। इसके ITSZ के उस तरफ कुछ पर्वत श्रृंखलाएं थी, बिल्कुल सही, जिनको हम हिमालय पार पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं, ट्रांस हिमालय। पहली थी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इस तरफ है, ठीक है, और कैलाश, ठीक है। तो मोटे तौर पे हम क्या कह सकते हैं, जो देखो ट्रांस हिमालय किस किस को बोलेंगे? दिस इज काराकोरम, दिस इज लद्दाख, दिस इज जास्कर एंड दिस इज कैलाश, है ना। इन सबको संयुक्त रूप से हम हिमालय पार पर्वत बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो मोटे तौर पे क्वेश्चन आता है, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो भ्रंश रेखा है उसका नाम क्या है? ITSZ। लेकिन विद्यार्थी होने के नाते आपको थोड़ी बारीकियां पता होनी चाहिए। पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय ITSZ के उस तरफ नहीं है, उसकी एक जो श्रेणी है जास्कर वो इस तरफ है ना। तो अपवाद स्वरूप वो इस तरफ है, अन्यथा पूरा ही ट्रांस हिमालय ITSZ के उस तरफ है, ठीक है। ये संरचनात्मक भ्रंश हैं इसके। अब इनका वैसे इनका महत्व क्या है, तो हम महत्व भी पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। ये ऊपर एशियन प्लेट है और नीचे से आ रही है भारतीय प्लेट। जब भारतीय प्लेट आके मिली इससे, तो उनके मिलन बिंदु पर या उनके मिलने वाली जगह पर जो फॉल्ट प्लेन बना है उसको ITSZ कहते हैं। जब ये फॉल्ट प्लेन लॉक हो गया, मतलब कि इसके सहारे मूवमेंट रुक गया, तो फिर इसके आगे जो वलन पड़ने लगा, जिससे बना ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, और उसके आगे तुरंत आपका बन गया फॉल्ट। जब ये फॉल्ट लॉक हुआ तो फिर आगे एक और वलन पड़ा, उससे बना मध्य हिमालय, और उसके आगे बन गया एक और फॉल्ट। जब ये फॉल्ट लॉक हो गया तो इसके आगे फिर से एक वलन पड़ गया। आप खुद सोचो ना, जैसे ये आपकी एशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, यदि ये इजीली अंदर चलती चली जाएगी तो कोई वलन नहीं पड़ेगा। यदि हम इसको जाने से रोक दें तब फिर ये मुड़ना स्टार्ट होगी ना, ऐसे करके। तो जब ये फॉल्ट लॉक हो जाता है तो उसके आगे एक रिंकल पड़ता है, वलन, है ना। तो उससे एक हमारे जो मोड़ पड़ा, उससे एक श्रृंखला बनी पूरी, और उसके आगे एक फॉल्ट बन गया। अब इस फॉल्ट के सहारे पूरी प्लेट अंदर धंस रही है। जब ये फॉल्ट भी लॉक हो जाएगा तो फिर ये वाला वलन पड़ेगा इसमें। फाइनली ये शिवालिक रेंज बनी और उसके आगे एक फॉल्ट पड़ गया। इस फॉल्ट के सहारे अब भारतीय प्लेट अंदर धंस रही है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्लेट एशियन प्लेट में किस भ्रंश के सहारे अंदर प्रवेश कर रही है? तो आंसर इज हिमालयन फ्रंट फॉल्ट या शिवालिक फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। अब हर एक चीज नोट्स में नहीं लिखाएंगे, कुछ जो है मेमोरी में भी रखो आप। हैप्पी? ये पूरा अपना हो गया। बाय द वे इसके विषय ध्यान दो। इसको ITSZ क्यों कहा? इसको ITSZ इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले डायग्राम में यदि देख पाओ तो कितना क्लियर डायग्राम है ये, ठीक है। अब मन की आंखों से देखो बेटा, देखोगे यहां पर ना, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, इसके इस तरफ एक नदी बहती है सिंधु नदी, और इस तरफ बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये पूरा ये ITSZ के अंदर बहती है। इतने इतने हिस्से में सिंधु बहती है इस तरफ, और इतने इतने से बहती ब्रह्मपुत्र। सिंधु को इंडस बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को सांगपो। तो इसीलिए उस भ्रंश रेखा में, क्योंकि इंडस और सांगपो नदी बह रही है, इसलिए इसका नाम है इंडस सांगपो सचर जोन। सचर माने होता है दो भिन्न चीजों को लाके उनमें टांके भर देना, है ना। तो वो आपका सचर जोन कहलाता है। ये हमने पूरा पढ़ा दिया था कल। इसके बाद हम कहां पहुंचे थे?
चट्टाने पढ़ रहे थे। हिमालय में कहाँ कितनी चट्टाने कैसी पाई जाती हैं? कौन बताएगा हिमालय में किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं? मुख्यतः कौन सी पाई जाएंगी? आई, मेरी गर्दन अकड़ी हुई है, मैंने जोर से हिला दी। अरे अवसादी चट्टाने, ये एक वलित पर्वत है ना, अवसादों में जो वलन पड़ा उससे हमारा ये श्रृंखला बनी है, तो मुख्यतः तो अवसादी चट्टाने मिलेंगी ना इसके अंदर, है ना। टैथिस सागर की अवसादी चट्टाने, एशियन और भारतीय प्लेट के बीच में टैथिस सागर था, उस टैथिस सागर के सेडिमेंट जब फोल्ड हो गए तो उससे ये बना, तो मुख्यतः अवसादी चट्टाने हैं। लेकिन इसमें मैंने क्या लिखाया था आपको? हिमालय चट्टानों का म्यूजियम है, अजायब घर, अर्थात यहाँ पे तीनों ही प्रकार की चट्टानें मिल जाती हैं। आग्नेय ले लो, अवसादी ले लो, कायांतरित ले लो, आपको जो चाहिए ले लो, चले जाओ ले आओ, ठीक है। तो कैसे मिलती हैं वो देखो, ये हमारा रहा एशियन प्लेट, और ये इसके अंदर सबडक्ट हो गई, मतलब सबडक्ट माने धंसना। देखो अभी आपको शब्द कठिन लग सकते हैं, ओवर द टाइम जैसे मेरा सिलेबस पूरा होगा, हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश सीख चुके होंगे आप लोग ठीक है। ये आपकी एशियन प्लेट है, ये आपकी भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है ना, ये इसकी सबडक्ट हो रही है। इसके बीच में जो भी अवसाद थे वो ऐसे वलित पर्वत के रूप में मुड़ गए। ठीक, तो बेसिकली ये सभी किससे बने हैं? अवसादी चट्टानों से बनी है ये श्रृंखलाएं। लेकिन इनके कोर में, इनके सेंटर में ये जो आपकी प्लेट थी ना, ये आग्नेय चट्टानों से बनी है प्लेट, तो इसी का कुछ मटेरियल आपको कोर में भी मिलेगा। हो सकता है घर्षण की वजह से या वलन क्रिया की वजह से काफी सारा भाग बकल होके अंदर घुस गया हो, क्या पता, ठीक है। आपको इसके कोर में भी, इसके कोर में भी आपको क्या मिलती हैं? आग्नेय चट्टानें। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, चारों ओर आवरण मांस का है, बीच में रीढ़ की हड्डी, तो इसके कोर में हमको आग्नेय चट्टानें मिलती हैं, और ऊपर किसका आवरण मिलता है? अवसादी चट्टानों का। अब दूसरा देखो, यहाँ पे दो प्लेटें पास आ रही हैं, तो ऑब्वियसली इसमें, ऑब्वियस सी बात है, इसमें संपीड़न पैदा हो रहा होगा, कंप्रेशन लग रहा होगा, और कहीं कहीं पर प्रेशर जो है लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो गया होगा, टेम्परेचर भी बहुत बढ़ा होगा। अभी यदि मैं आपको पकड़ के दबा दूं, ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपका नहीं बढ़ जाएगा? तो क्योंकि यहाँ पे वलन क्रिया क्रियाशील है, तो यहाँ पर दाब और ताप की कोई कमी नहीं होगी, जिस वजह से मुझे जगह जगह पर कायांतरित चट्टानें भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तीनों ही प्रकार की चट्टानें मिलेंगी आपको। आ रहा है समझ में? ठीक, यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। ये फोटो करा लेना आप लोग, फोटो ले लेना, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ने वाले थे? ठीक है, चलिए हिमालय की पर्वत श्रृंखला। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है, समझ लो, अगला हमारा टॉपिक है क्या? हिमालय का, हिमालय का कैसा अक्षांशीय विभाजन, अक्षांशीय विभाजन, ठीक है। इसको बोलते हैं लैटिट्यूडिनल डिवीजन, या मोटे तौर पे हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? हिमालय में इस पूरे तंत्र में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, कितने ग्रुप मिलते हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं मेनली?
हमें हिमालय में मुख्यतः इन पर्वत श्रृंखलाओं के 3 ग्रुप मिलते हैं। 3 ग्रुप कौन सा? एक है हिमालय पार पर्वत श्रृंखलाएं, दूसरा ग्रुप है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, है ना, ग्रेटर, मध्य और शिवालिक, और तीसरा ग्रुप है पूर्वांचल की पहाड़ियां। काय को सस्पेंस रखूं मैं, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो मैं पहले बना देता हूं। ये रहा हमारा, ये है हमारा ग्रेटर हिमालय, क्या बोलेंगे इसको, वृहद हिमालय या महान हिमालय। फिर दूसरा है हमारा मध्य हिमालय, और तीसरा है ये शिवालिक की पहाड़ियां। ये सभी मर्ज कर दी मैंने। इसके उस तरफ मुझे, इन हिमालय श्रृंखलाओं के उस तरफ मुझे मिलती हैं, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है थोड़ी सी अपनी जास्कर। आप देख रहे हैं जास्कर को मैंने बिल्कुल जो है चिपका हुआ बनाया है। और ये है कैलाश। नाम लिखें इनके, काराकोरम, अच्छा हिंदी मीडियम, सॉरी, काराकोरम, ये क्या है, लद्दाख श्रेणी, और ये है जास्कर, और ये है कैलाश। दूसरा ग्रुप है, इसका नाम है महान हिमालय, इसका नाम है मध्य हिमालय, और इसका नाम है शिवालिक। तीसरा हमारा ग्रुप है, देखो यहां पर एक पर्वत पाया जाता है, नाम है इस पर्वत का, कौन बताएगा? नामचा बरवा। इसके बाद श्रृंखलाएं ऐसे मुड़ जाएंगी ना, है ना। इसका पर्वत का नाम है नामचा बरवा। स्पेलिंग पे विशेष ध्यान देना, बाद में अपने जो है मजे मजे में चेंज कर दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर नामचा बरवा, नामचा बरवा के बाद मुझे जो पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, ये हालांकि पर्वत ना होकर के पहाड़ियों के झुंड हैं। ये मिश्मी, मिश्मी यहां भी पाई जाती है, थोड़ा बहुत सेक्शन यहां भी पाया जाता है। मिश्मी के बाद पटकाई, नागा, ईस्ट मणिपुर, लेमातोल। अच्छा लेमातोल बोलते हुए सकते हैं तोतला गए अपन, तो भैया तोतला नहीं हूं मैं, नाम ही है उसका लेमातोल। लेमातोल और मीजो की पहाड़ियां, और एक बरेल श्रेणी, इसी का ही नाम है ल्यूशाई, ठीक है, इसी का ही नाम है ल्यूशाई हिल्स। देखिए ये है आपकी मिश्मी, मैंने मी करके छोड़ दिया है, इसका नाम है पटकाई, और इसका नाम है नागा, इसका नाम है, हाँ, पूर्व मणिपुर हिल, इसका नाम है लेमातोल, बरेल, और इसका नाम है मीजो की पहाड़ियां, और इसका पुराना नाम था, मीजो पहाड़ी लिखा है मैंने, ये हैंड राइटिंग नहीं पढ़ने आ रही होगी, पुराना नाम था इसका ल्यूशाई, लुशाई, ल्यूशाई हिल्स, ठीक है। आ रहा सभी को समझ में? तो बच्चों जब हिमालय का हम अक्षांशीय विभाजन करते हैं तो पहला ग्रुप हमें मिलता है, उसका नाम है ट्रांस हिमालय, हिमालय पार श्रेणियां, ट्रांस हिमालय। अभी इंग्लिश देख के डरो मत, वो तो हिंदी लिखवा देंगे। फिर दूसरा है हिमालय श्रेणियां, दूसरा है हिमालय श्रेणियां या पर्वत श्रेणियां, इसमें कुल 3 आ जाती हैं। और फिर तीसरा सेक्शन है हमारा ये पूरा मिलाकर के, क्या नाम है इसका, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल पहाड़ियां। ये कुल इस प्रकार आपके 3 सेक्शन है, ठीक है। पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, ग्रेटर हिमालय, क्या नाम है इसका, ट्रांस हिमालय। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इसकी स्थिति, लोकेशन क्या है, तो साफ लिखोगे कि ये ग्रेट हिमालय ITSZ के उत्तर में पाया जाता है, ये पूरा, ठीक है, लिख दोगे। अभी देखो पहले, ITSZ के उत्तर में पाया जाता है, इसके तहत टोटल 4 पर्वत श्रेणियां इसमें शामिल की जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। क्या काराकोरम इस पूरे पर्वत सिस्टम की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पहाड़ी है, नॉर्दर्न मोस्ट पर्वत रेंज है, आ रहा है समझ में ना, सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है इसकी, ठीक है, भारत की भी सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है ये,
ठीक है, काराकोरम में यहाँ पे आपको एक ग्लेशियर मिल जाएगा। क्या नाम है उस ग्लेशियर का? सियाचिन ग्लेशियर। पृथ्वी पर ग्लेशियर कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? पोल्स पर, बिल्कुल सही जवाब। जो ध्रुव हैं यहाँ पर आपको ग्लेशियर मिलेंगे, नीचे भी ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ पे तापमान 0 डिग्री से कम रहता है 12 ही महीने। इसके अलावा ग्लेशियर कहीं और मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं। ऊंचाई के साथ साथ भी तापमान गिरता है, अतः पर्वत की चोटियों पर हमको संभावना रहती है। तो भैया पृथ्वी की बात करें, पोल्स के बाद यदि सबसे बड़ा ग्लेशियर कोई है तो ये रहा, सियाचिन ग्लेशियर। सौभाग्य से भारत के कंट्रोल में है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि दुर्भाग्य से बच्चों इतना इतना क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान ने घेर रखा है, और इतना इतना क्षेत्र जो है दुष्ट चाइना ने घेर रखा है। तो सौभाग्य से सियाचिन ग्लेशियर पर हमने कब्जा करके रखा हुआ है ना। इस वजह से हम क्या दोनों पर नज़र रख पाते हैं। खैर कर क्या लोगों नज़र रख के, इतनी ठंड पड़ती है, ठीक है। 2 घंटे के लिए पोस्टिंग होती है एक सैनिक की, 2 घंटे खड़ा रहेगा, फिर वापस बुला लेंगे, दूसरा जाएगा वहाँ पोस्टिंग के लिए। और ऐसे दिन भर में कम से कम 3 या 4 जो है सैनिक बदल जाएंगे, और एक सैनिक के ऊपर पर डे का 11 लाख रुपए खर्चा है। आप अंदाजा लगाओ, ऑल थैंक्स टू हमारे पीसफुल पड़ोसी, हमारा कितना पैसा फालतू बर्बाद हो रहा है। वो टोटल रहने योग्य जगह नहीं है वो, है ना, जानवर भी नहीं मिलते वहाँ, तो इंसान छोड़ दो, उसकी रखवाली कर रहे हैं बैठ के हम। क्यों? क्योंकि हमारे इतने बढ़िया पड़ोसी हैं, क्या पता वहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ करने लगे। अमेरिका पूरी दुनिया में जो है उत्पात मचाता रहता है, इसको इसके खिलाफ भड़काएगा, उसको इसके खिलाफ, लेकिन इतना समझदार है, अपनी जो सीमाओं पर बिल्कुल शांति बना के रखता है वो। क्वेश्चन आता है आपके पीएससी में ही, यूपीएससी वगैरह में, किन 2 देश के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे शांतिपूर्ण सीमा मानी जाती है? आंसर इज कनाडा एंड यूएसए। इतनी पीसफुल है कि वहां पे एक सिंगल सैनिक नहीं है, सैनिक छोड़ो पुलिस नहीं है, सिर्फ रोबोट्स की मदद से, ड्रोन्स की मदद से वहां पे सर्विलांस होता रहता है, और कोई रोक टोक नहीं, कोई वीजा पास वगैरह कुछ नहीं। आपका मन करे अमेरिका में चले जाओ, मन करे कनाडा में आ जाओ। लोग बाग वीडियो भी डालते हैं, उछल उछल के एक कदम अमेरिका में, फिर उछल के कनाडा में। भारत में करके दिखा देना, भारत भारत पाकिस्तान बस पता पड़ जाएगा। खैर, ये सबसे उत्तरतम श्रृंखला है बच्चों, जिसमें हमको क्या मिलता है? सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, कौन बताएगा? श्योक नदी। किसने बोला? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल गलत जवाब, नुब्रा नदी। हाँ, ये साफ हो पाएगा क्या? हाँ देखो जरा, इसका थोड़ा अध्ययन करते हैं अपन। यहाँ पे ना एक नदी निकलती है कैलाश के इधर से, मानसरोवर के पास से, नाम है उस नदी का सिंधु नदी। निकलती है सिंधु नदी की एक सहायक नदी निकलती है। यहाँ पे ग्लेशियर है, नाम है रेमो ग्लेशियर। इस रेमो ग्लेशियर से निकलती है, नाम है इसका श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक। दाहिने हाथ से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है ये श्योक नदी, और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी के बिल्कुल उत्तरी किनारे पर आके इसको काट देती है। मतलब इस पर इतनी तसल्ली नहीं थी कि थोड़ा सा फेरी लगा के आ जाती, उसके उत्तरी किनारे को थोड़ा काटते हुए, और किस में मिल गई ये? सिंधु नदी में मिल गई। मिल गई ना सिंधु में। श्योक की सहायक है नुब्रा, और नुब्रा कहां से निकली? सियाचिन ग्लेशियर से। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सियाचिन जाने के लिए कौन सी घाटी का इस्तेमाल होता है? नुब्रा घाटी का। या सियाचिन को लद्दाख से कौन सी घाटी जोड़ती है? नुब्रा घाटी। मतलब सियाचिन का नाम है तो नुब्रा का आंसर ही होगा, बस आप देख लेना, नुब्रा नदी। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहां पर, पता है आपको, ध्रुवों के बाद यदि कोई पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम ग्लेशियर्स के लिए लिया जाता है तो काराकोरम है उसका नाम। टॉप 7 ग्लेशियर पाए जाते हैं यहाँ पे। मतलब कि अगर टॉप 10 निकालें पृथ्वी के पोल्स के अलावा, तो 7 तो यहीं पाए जाते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर। उन्हीं में से है भटूरा, 10 पार, हिस्पार। मतलब छोले भटूरे वाला नहीं, उसका नाम भटूरा है। तो इनका पानी इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं गिलगित हुंजा नदी। ये है हुंजा, ये है गिलगित, ये इसको कलेक्टिवली बोलते हैं गिलगित हुंजा नदी या सिंपल गिलगित नदी। और ये यहाँ आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पूरे को गिलगित घाटी। ऑब्वियस सी बात है, पीओके के अंदर है, पाकिस्तान ने घेर रखा है ना। यहाँ पे के लोगों में विशेष जीन्स पाए जाते हैं, 60-60, 70-70 साल के हो जाते हैं लोग, और फिर भी देखने में वो 24-25 साल के ही लगते हैं। ट्राइबल लोग हैं यहाँ के, तो कुछ विशेष जीन्स होंगे, पता नहीं क्या। बट पीओके में है, चले मत जाना। बोले हमको ही बता दो ऐसा, कौन से साबुन से नहाते हो अच्छे से रगड़ाई हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, अगला हम आते हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला पे। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला आपकी इसी के दाहिने हाथ पर यहाँ पर ना आपको एक सिटी मिलेगी, लेह सिटी, है ना। लद्दाख पर्वत के उस ओर से श्योक नदी आके मिलती है सिंधु में, और इस ओर देखो जरा, यहाँ जास्कर पर्वत श्रेणी से एक नदी उतर रही है, उसका नाम है जास्कर। उस नदी का ही नाम है जास्कर, जास्कर से उतर रही है, जास्कर नदी है। जहां पर वो सिंधु में मिलती है, इसके ठीक ऊपर जो सिटी है, उस सिटी का नाम है लेह, लेह शहर, लेह, लेह सिटी यही है। ठीक है, जास्कर की बात करें, इस पूरे ट्रांस हिमालय में एकमात्र ऐसी पर्वत श्रेणी है जो ITSZ के इस तरफ है। इनफैक्ट ये ग्रेट हिमालय से इस कदर जुड़ी हुई है कि पहचान पाना कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा जास्कर है असंभव है। इसलिए अधिकांश किताबें ग्रेटर हिमालय को यहाँ से शुरू होना मानते हैं, वो मानती ही नहीं कि यहाँ से शुरू हो रहा है। तो खैर आप तो पूरा ही बनाओगे और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखोगे। जैसे फ्यूचर में आप लोग कभी कोई किताब उठा के देखो तो पता पड़ा किसी में लिखा है जास्कर, किसी में ग्रेटर। एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है कि जो नंगा पर्वत है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है बच्चों, नंगा। नंगा पर्वत के नॉर्थ से ही एकदम से टर्न लेती है सिंधु नदी, मतलब नंगा पर्वत की आधी फेरी लगा के वो सीधा साउथ की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो नंगा पर्वत किस पर्वत श्रेणी का भाग है बताओ जरा। आधे लोग बोलेंगे ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर महान हिमालय जा रहा है ना, आधे बोलेंगे जास्कर। तो दोनों ही सही आंसर है, आपको जास्कर मानना है जास्कर मानो, ग्रेटर मानना है ग्रेटर मानो। ऐसे ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक दर्रा है, जोजिला दर्रा, आधे से ज्यादा किताबों में जास्कर लिखा हुआ है और आधे आधी किताबों में ग्रेटर हिमालय लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटर हिमालय में है जोजिला दर्रा। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर आपने तो पढ़ाया था ये तो भैया दोनों इंटीग्रेटेडली चिपके हुए हैं, जास्कर ही ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय ही जास्कर है ना। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कैलाश पर्वत इस ट्रांस हिमालय की एकमात्र ऐसी श्रेणी है जो तिब्बत में पड़ती है। ठीक है, और हिंदुओं के लिए जिसको विशेष धार्मिक मान्यता प्राप्त है, हमारे भोले बाबा रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरी पृथ्वी का केंद्र है ये, मतलब हिंदू मिथोलॉजी में जो कैलाश पर्वत है यहाँ पर, उसी को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। और जब सुबह की किरणें पड़ती हैं उस पर तो अलग ही गोल्डन कलर का चमकता है वो, तो अलग ही। ठीक है, तो ये इसके साउथ में यहीं पे आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, यहीं पर आपकी मानसरोवर झील है ना। और यहीं से दो प्रमुख नदियों का, तीन प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। पहली है सिंधु, दूसरी है ब्रह्मपुत्र, और तीसरी बता दो। क्या बात सतलज। हालांकि मानसरोवर से एक भी नहीं निकली, उसके अगल बगल से ही निकली है ना। तो ये कैलाश इसके लिए फेमस है। इसमें ट्रांस हिमालय में इससे ज्यादा कुछ नहीं है बस। ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं हिमालय पर्वत श्रेणियों पे आते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, कोई सो तो नहीं रहा है। चैन से सोना है तो जाग जाओ, कॉपी लो और भाग जाओ। ठीक है, अगला शुरू करते हैं अपनी हिमालय श्रेणियां। अरे अभी आज तो केवल हमारा पढ़ने का काम है, डायग्राम कल ही बनाते हैं। एक मिनट जरा।
चलिए, तो भैया हिमालय पर्वत श्रेणियों में हमको कुल 3 श्रेणियों का हम नाम पढ़ते हैं। पहला है महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये तीनों ही एक दूसरे के लगभग समांतर चलती हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व में कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है, पश्चिम में कंप्रेशन कम हुआ है। तो पश्चिम में इन सभी श्रेणियों की चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व आते आते वो सक्रिय हो गई हैं, है ना। इनकी यदि मैं औसत ऊंचाई की बात करूं, औसत ऊंचाई समझते हो? पर्वत श्रृंखला या श्रेणी क्या होती है बच्चों? ये ढेर सारी पर्वत चोटियां ये लाइन लगा के खड़ी हुई है, एक के बगल से एक, है ना, मोतियों की माला की तरह। तो ऐसे ही ये सभी पर्वत, इसमें पर्वत चोटियां होंगी ना, उन सभी चोटियों की यदि हाइट लेके और उसमें मैं उसके नंबर ऑफ पर्वत चोटियों का भाग दे दूं तो औसत ऊंचाई आ जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 6100। क्या लिखेंगे इकाई? मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर? किलोमीटर। मीटर किलोमीटर बहुत चंद्रमा पहुंच जाओगे बेटा। ठीक है, 6100 मीटर ऊंचाई है इसकी औसत ऊंचाई, है ना। इसका कतई मतलब नहीं है कि सारे पर्वत 6100 मीटर वाले हैं, कुछ इससे भी ऊपर मिलेंगे, कुछ इससे भी नीचे मिलेंगे। मध्य हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 4500 और इसकी औसत ऊंचाई 1100। हाँ, 1200 1100 जो लेना है मीटर्स। ठीक है, ध्यान देना। मध्य, इसको महान हिमालय क्यों बोलते हैं? इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय और हिंदी में कहते हैं महान हिमालय। क्यों कहा इसको महान हिमालय? क्योंकि इन सभी में सबसे ऊंचाई किसकी है औसत? इसी की है, इसलिए इसका नाम महान हिमालय है। इसकी तुलना में कम ऊंचाई किसकी है? इसकी ना, तो इसीलिए इसको लघु हिमालय कहते हैं। इसको महान कहा है, इसी कारण इसको लघु हिमालय कहा है। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, हिमालय के मतलब ही सिर्फ ये 2 ही पर्वत श्रेणियां हैं, बाकी की ना, ठीक है, विशेषकर शिवालिक की बात करूं तो ये पर्वत श्रेणी ना होकर के पहाड़ियों का झुंड है ये। इनफैक्ट कई सालों पहले तक तो इसको एक अलग श्रृंखला मानते ही नहीं थे। ठीक है, बहुत बहुत प्राचीन अंग्रेजों के समय किताबें उठाओगे तो 2 ही पर्वत श्रृंखला लिखी मिलेंगी, महान और मध्य हिमालय। ये तो बाद में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो महान हिमालय ये हो गया, तो इसका जोड़ीदार, इसका छोटा भाई लघु हिमालय। ठीक, अब देखो जरा एक कॉन्सेप्ट समझो, स्नो लाइन। व्हाट इज ए स्नो लाइन? स्नो लाइन क्या होता है? हिम रेखा। बढ़िया नींद ली जा रही है। अरे सर आप पानी पीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं, पानी पी लो नहीं तो स्नो लाइन क्या होता है? अरे ऊंचाई बढ़ने पे तापमान गिरता जाता है ना, तो वो अधिकतम ऊंचाई जिसके बाद मुझे परमानेंट 0 डिग्री से कम तापमान मिलेगा, अर्थात उसके जो ऊपर मुझे फिर बर्फ मिलना स्टार्ट होगी, तो इस ऊंचाई को, इस लाइन को हम बोलते हैं स्नो लाइन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, स्नो लाइन हर क्षेत्र की अलग अलग होगी ना। कोई पर्वत यदि ध्रुवों के पास में है, पोल्स के पास में, तो स्नो लाइन बहुत नीचे होगी ना, जरा सा ही ऊंचा चल के 0 डिग्री से कम तापमान। और कोई पर्वत बिल्कुल इक्वेटर के पास में है तो स्नो लाइन बहुत ही ऊपर जाके होगी। समझ रहे हो ना, धरती गर्म होगी ना इक्वेटर पे, तो स्नो लाइन की कोई फिक्स ऊंचाई नहीं है। हैप्पी? ऐसे ही अलग अलग मौसम में अलग अलग होती है। सर्दियों में स्नो लाइन नीचे आ जाएगी, गर्मियों में स्नो लाइन ऊपर पहुंच जाएगी, तो नेचुरल सी बात है ना ये। तो मोटे तौर पे स्नो लाइन हम मान लेते हैं कितनी? 5100 मीटर। मतलब ये जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, इनमें 5100 मीटर पे स्नो लाइन मिलती है। यानी इसके ऊपर यदि ऊंचाई जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? बर्फ मिलेगी। आप देखो 5100 के क्राइटेरिया को कौन क्रॉस कर रहा है? महान हिमालय कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो इसीलिए इसकी जो चोटियां हैं हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसीलिए इसका नाम है हिमाद्री। इनका नाम हिमाद्री है तो इनका नाम माधुरी, सॉरी हिमाचल। ठीक है, इसका नाम हिमाद्री, इसका नाम हिमाचल। ऐसे तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, ये तो कंफ्यूज मत कर देना, वो हिमाचल प्रदेश अलग है, हम इस पूरी पर्वत श्रेणी को बोल रहे हैं। तो हमने क्या क्या नाम देखे? ग्रेटर हिमालय का नाम है ये महान हिमालय और हिमाद्री। अगला देखो, आप जैसे भारत से अंदर की तरफ चलोगे, इसमें पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ चलोगे, तो सबसे आखिरी में जाके कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी? ग्रेटर हिमालय
महान हिमालय, इसीलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय, आंतरिक का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी में धंसा हुआ है ये। आंतरिक हिमालय मतलब कि जैसे आप इस पर्वतीय प्रदेश में एंटर करोगे तो सबसे आखिरी में जाके मिलेगी ना ये, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं, इनर हिमालय। ठीक है, इसको आंतरिक कह रहे हैं तो फिर इसको मध्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, जगह लिख तो दिया मैंने, मध्य हिमालय पहले लिखा हुआ है। इसको आंतरिक, इसको मध्य, तो शिवालिक को क्या बोलेंगे? बाह्य हिमालय, बाह्य, आउटर हिमालय। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं और सभी के लॉजिक हैं। हालांकि ये इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं, सबको याद रहता है कि हिमाद्री किसे कहते हैं। जो हिम से आच्छादित हो वो हिमाद्री रहेगा, और हिम से आच्छादित कौन मिलेगा आपको? ग्रेटर हिमालय मिलेगा ना। ठीक है, और एक ट्रिक दूं मैं आपको, एक और ट्रिक दूं मैं आपको। यदि इसमें ना कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऑब्वियसली बहुत सारी पर्वत रेंजेस है ना ये, कि ये वाली पर्वत चोटी किस रेंज का हिस्सा है, जैसे कंचनजंगा, मकालू इत्यादि पूछ लें आपसे, नंदा देवी, धौलागिरी, ये सब किसकी, ये किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? ऑप्शन में लिखा रहेगा जास्कर, शिवालिक, मध्य, ऐसा वैसा। ध्यान रखना, इस पूरे हिमालय में सबसे बड़ी बड़ी चोटियां इस ग्रेट हिमालय में ही पाई जाती हैं, इसलिए 99% चांस रहेगा कि वो ग्रेटर हिमालय का ही है वो। तो यदि याद ना आए तो ग्रेटर हिमालय आंसर लगा देना, वो सही बैठेगा वो आपका। तो जितनी बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां हैं वो ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलेंगी। ऐसे ही मध्य हिमालय किसके लिए फेमस मिलेगा? टूरिस्ट प्लेस के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, क्योंकि इसकी ऊंचाई ना तो बहुत ही ज़्यादा है और ना बिल्कुल ही कम है, तो बहुत ही सुहावने यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल पैदा होते हैं। विशेष करके पश्चिमी क्षेत्र में चलोगे तो हिमाचल, और इसमें उत्तराखंड में हिमाचल, शिमला, मसूरी और चकराता, अल्मोड़ा, ये सभी जो सुंदर सुंदर है ना, सारे आपको मध्य हिमालय में मिले। और शिवालिक, ये केवल हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए इसमें एंटर हो गया है, इसका कभी कोई नाम नहीं मिलेगा आपको। हैप्पी, ये समझ में आ गया? अगला देखो आप, ये जो आपका ग्रेटर हिमालय है बच्चों, ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस चेन है पर्वतों की। व्हाट इज कंटिन्यूअस? तो अभी मैंने क्या बोला था, पर्वत श्रृंखला क्या होती है? एक के बाद एक पर्वत चोटियां खड़ी होती है ना, तो उसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इनके बीच में कहीं कोई ब्रेक है तो वो उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे, और नहीं है तो कंटिन्यूअस बोल देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ना ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस मुझे मिलती है ग्रेटर हिमालय। यहाँ पे प्राकृतिक दर्रे बहुत कम है, मतलब एक बिल्कुल ऑलमोस्ट दीवार की तरह खड़ी है नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। इसके बाद मध्य हिमालय की बात करें तो इसमें पर्याप्त आपको दर्रे मिल जाते हैं। इनफैक्ट ये जो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है ना, ये एकदम कंटिन्यूस लाइन, ये गलत है, ये कई टुकड़ों में आगे चलती है। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, शिवा, ऐसे करके, और आपका कुमाऊं, ऐसा करके इसको महाभारत पर्वत श्रेणी बोलते हैं। मतलब कि ये कई टुकड़ों में आगे चलती है ना। मतलब इसकी तुलना में ये बहुत कटी छटी है। और इसकी बात करें, ये तो बिल्कुल ही कटी छटी हैं। मतलब कि छोटे छोटे झुंड मिलते हैं यहाँ पहाड़ियों के, जिनको आप लोकली यहाँ बोल देते हो जम्मू की पहाड़ियाँ, हिमाचल की पहाड़ियाँ, ऐसे कर करके। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियाँ या उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, ऐसे कर करके इनको बोलते हो। यहाँ पे इसका नाम धंग, दुंडवा, चुरिया, ऐसे छोटे छोटे नाम हैं इसके। बहुत ज़्यादा कटी छटी ये पर्वत श्रृंखला है ये। तो बच्चों, इसका कारण क्या हो सकता है? ये तो फैक्ट हुआ कि ये सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूस है, सबसे ज्यादा लगातार सतत पर्वत चेन है। उससे कम सतत ये है, और ये बिल्कुल ही कटी छटी है। इसके पीछे का कारण पूछा जा रहा है आपसे, कारण क्या है? रुक जाओ, बाकी लोगों को बताने दो, क्या कारण है इसका? देखो, इसका मेन कारण है पर्वत श्रृंखलाओं की कटाई कौन करेगा? बाकायदा हम लोग करेंगे, आरा मशीन लेके लगा दिया। नदियां करेंगी। ठीक है, और आप मुझे बताइए, हिमालय, ये महान हिमालय है, इसके उस पार से आने वाली नदियां गिनी चुनी हैं, मुट्ठी भर नदियां हैं। तो वहां पर आपको दर्रे मिल जाएंगे, अन्यथा इसमें कहीं कोई दर्रा नहीं मिलेगा। वहीं मध्य की बात करें तो महान हिमालय में पर्याप्त ग्लेशियर हैं, तो इन ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियां आती हुई मिलेंगी आपको। तो उन नदियों ने बाकायदा कटाई करी है, तो इस वजह से इसकी तुलना में ये ज़्यादा कटा छटा है मध्य हिमालय।
और शिवालिक की बात करें तो भैया इन पर भी पर्याप्त ग्लेशियर पाए जाते हैं, इन पर भी। इन दोनों से नदियां जो उतरती हैं उन दोनों ने मिलकर इसकी कटाई करी है, तो इसको तो बिल्कुल ही झाड़ के पोंछ के साफ कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से इसका मुख्य कारण क्या है, महान हिमालय और मध्य हिमालय से उतरने वाली नदियों ने इसकी जो है पर्याप्त रूप से कटाई की है, इस वजह से पर्याप्त कटी छटी पाई जाती है। इनफैक्ट इतने इतने सेक्शन में बात करूं, यहाँ पे टोटल 91 किलोमीटर के लिए गायब हो गई हैं। 91 किलोमीटर का गैप है, आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ से तीस्ता के पास से एंटर करोगे सीधा मध्य हिमालय मिलेगा, शिवालिक देखने को भी नहीं मिलेगा। तो इसमें इतने बड़े बड़े गैप बने हुए हैं। हैप्पी। और सभी जाके मर्ज हो जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इनके कुछ लोकल नाम हैं, अभी सभी मर्ज हो चुकी हैं, है ना, ये सभी क्या हो चुकी हैं, मर्ज हो चुकी हैं बच्चों, है ना। इनके कुछ लोकल नाम हैं, इसका नाम है डाफला, इसका नाम है मिरी, इसका नाम है अबोर और इसका नाम है मिश्मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड लिखा है DMAM, है ना, दमादम डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि भैया शिवालिक को एक्चुअली क्या, शिवालिक बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है ना, प्रत्येक टुकड़े का कुछ ना कुछ नाम है, मतलब प्रत्येक पहाड़ी के झुंड का, तो इसमें ढेर सारे नाम मिलेंगे, धंग एंड रुंडवा, चुरिया, है ना, और बहुत सारे नाम मिलेंगे। तो पूछते हैं शिवालिक हिमालय के अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या नाम है। तो भैया वो शिवालिक हिमालय बोलो, चाहे मध्य चाहे ग्रेटर, इन सभी को जो है अरुणाचल प्रदेश में इतने अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक्चुअली में इतने इतने पोर्शन पर रहती है ये डाफला ट्राइब, इतने में मिरी ट्राइब, इतने में अबोर ट्राइब माने जनजाति, और इतने में मिश्मी जनजाति, इसलिए इतने इतने भागों के अलग अलग नाम हैं ट्राइबल्स के आधार पे, है ना। डाफला मिरी अबोर मिश्मी, आ रहा है सभी को समझ में। ये सभी कुछ ना हम लिखते लिखते दोबारा समझेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा। अभी ना इस पे फोकस मत करो कि मुझे याद कैसे रखूंगा, मैं तो भूलता जा रहा हूं। आप तो सिर्फ ये देखो लॉजिक समझ में आ रहा है ना, चलते चलो। अब अगला देखो, यहां पर मुझे कुछ ना फ्लैट मैदान मिलते हैं, यहां पे मुझे कुछ फ्लैट मैदान मिलते हैं। कहां पे देखो, ये अभी ग्रेट हिमालय है और ये मिडिल हिमालय है, इन दोनों के बीच में मुझे फ्लैट मैदान मिलते हैं, है ना। फ्लैट मैदान किस काम आते हैं, खेती करने के काम में। पर्वतों पे करोगे खेती, पर्वतों पे, पर्वतीय ढालों पे मिट्टी मिलेगी नहीं, कहां से कर लोगे। मिट्टी क्या होती है, चट्टानों के असंगठित कण होते हैं ना छोटे छोटे, अब वो ढाल पे रखे हुए तो बह नहीं जाएंगे वो, तो इसलिए पर्वतीय ढाल जब बहुत तीखे होते हैं तो उन पर संभव नहीं है एग्रीकल्चर कर पाना। चलो एक बार को तुमने वहां फसल बो भी दी, सिंचाई कैसे करोगे, पूरी सिंचाई करोगे तो ऑन द स्पॉट पानी डालते ही बह जाएगा, वो संभव नहीं है। इसलिए पर्वतों के बीच में जो घाटियां होती है ना, फ्लैट मैदान, वहां पे एग्रीकल्चर किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ विशेष मैदान मिल रहे हैं मुझे, और जो एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फ्लैट मैदानों को हम बोलते हैं करेवा। बिल्कुल सही जवाब, जम्मू। ये फ्लैट मैदान जो जम्मू, इतना इतना आप लोगे ना बच्चों, तो ये आपका पूरा जम्मू, ये जम्मू कश्मीर है, ये इतना इतना आपका क्या है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, है ना, और ये उत्तराखंड। तो ये आपके यहां, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। करेवा आपके क्यों फेमस है, ये करेवा पहली बात तो कहां मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पर जो मुझे फ्लैट घाटियां मिल रही हैं उनको हम करेवा मैदान बोलते हैं। क्यों फेमस है ये करेवा, केसर की खेती के लिए फेमस है। केसर में भी कौन सी प्रजाति उगाई जाती है, जाफरान, ठीक है। याद रखना पड़ेगा ये सब कुछ, एग्जाम में आएगा, धोखे मत रहना सर तो कह रहे थे बहुत आसान है। करेवा किसके लिए फेमस है, केसर के लिए। का से करेवा और का से केसर, और कौन सी प्रजाति केसर की, जाफरान, ठीक है। सेम करेवा मैदान आपके जो इसमें शिमला, क्या है ये, हिमाचल प्रदेश, यहां पर ये बुग्याल कहलाते हैं। कहां लिखूं बुग्याल, करेवा के साथ ही लिख देता हूं मैं बुग्याल। ये यहां, ये लिखवा चुका हूं क्या मैं, आप लोग लिखवा चुका हूं क्या बुग्याल है? आज इंग्लिश हो गया क्यों, अरे बेटा सॉरी। फर्क ही क्या पड़ता है, हिंदी लिख भी दिया तो कौन सी समझ में आने वाली है, कितना औच पौच हो चुका है सर आप बाकायदा उर्दू में लिख दो, हम तो सिर्फ जो है ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो को समझ में इसको बोलते हैं बुग्याल।
सेम बुग्याल आपके उत्तराखंड में पुआल कहलाते हैं, पुयाल या पुआल, ये लिख दिया मैंने, बातें नहीं करेंगे, है ना, चीज एक ही है। करेवा कहूं या बुग्याल या पुआल कहूं एक ही चीज है, यानी ग्रेटर और मिडिल के बीच में मिलने वाले फ्लैट मैदान, ठीक है। अब इन मैदानों में थोड़ी सी खासियत है, जो जम्मू कश्मीर में मिल रहा है वो केसर के लिए फेमस है, बाकी ये जो आपके मिल रहे हैं हिमाचल उत्तराखंड में, ये मुख्यतः फलों की खेती के लिए फेमस है, और स्पेशली एप्पल, सेब के बागान, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वो भी आ रहा है। करेवा, मर्ग, गुलमर्ग, ओके, सोनमर्ग, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ओके, करेवा के एग्जाम्पल आप दोगे जरा? करेवा या मर्ग एक ही चीज है, ठीक है, मर्ग, ठीक, करेवा या मर्ग एक ही चीज है, ये भी आपका अलग नाम है एक ही चीज, करेवा ही है, फ्लैट मैदान, ठीक है। करेवा का उदाहरण है कश्मीर घाटी, और मर्ग का उदाहरण है आपका गुलमर्ग या सोनमर्ग, है ना। ये एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, और करेवा विशेषकर केसर की खेती के लिए फेमस है। तो 4 नाम हो गए, क्यों? करेवा, मर्ग, बुग्याल और पुआल, एकदम सही, ठीक है। आगे चलें, अगला देखो। अब मिडिल और शिवालिक के बीच में मुझे कुछ फ्लैट मैदान मिलते हैं, इन मैदानों को पश्चिम सेक्शन में बोलते हैं दून, और पूर्वी सेक्शन में इनको हम कहते हैं द्वार। ये यहां पर जो मिल रहे हैं ये आपके क्या हैं? द्वार। दून और द्वार, ठीक है। कहां मिलेंगे ये? मिडिल और शिवालिक के बीच में मिलेंगे, और अगेन एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। फ्लैट मैदानों में तो होगी एग्रीकल्चर। तो इतना समझ में आया करेवा में और दून में क्या अंतर है? समझ में आ रहा है ना आपको? दून के उदाहरण दे दो जल्दी से। देहरादून, कालका दून, हरीके दून, ये सभी दून के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और वहीं द्वार के एग्जाम्पल, हरिद्वार बोलो जल्दी, सभी लोग बोलेंगे हरिद्वार। गलत जवाब। अरे हरिद्वार यहाँ है भैया, हरिद्वार यहाँ थोड़ी ना है। और मैंने क्या बोला है? पूरब में जो मुझे मैदान मिल रहे हैं वो है द्वार, ठीक है। उदाहरण है इसका दार्जिलिंग द्वार, सिक्किम द्वार, बंगाल द्वार, ये इसके उदाहरण है, ठीक है, द्वार के। तो एक चीज क्लियर हो रही है, द्वार किसके लिए फेमस है? वो तो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है कुछ भी, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसके लिए फेमस है? दार्जिलिंग का नाम लिया था ना, चाय, ये चाय की खेती के लिए फेमस है द्वार, टी कल्टीवेशन, या इसको आप बोलोगे चाय के बागानों के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा हौच-पौच हो गया क्या? ठीक है, तो इस प्रकार अब हर चीज मिक्स नहीं कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूँ, और बाकी बहुत सारी चीजें ना आपके इसमें आ जाएंगी, जब लिखवाते चलेंगे तब उसमें आ जाएंगे। अभी क्या है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बता रहा हूँ ताकि याद रहे बच्चों को। अब फाइनल चीज आती है, यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियां पूछी जाती हैं आपसे कि कौन सी पर्वत चोटी कहाँ पर है। तैयार हैं आप लोग? लो बना देते हैं इसी में ही। देखो, सबसे पहले तो हमने बना रखी नामचा पर्वत, दूसरे हमने बना रखी नंगा पर्वत। अब जरा देखो, चलो एक नया डायग्राम ही बना देते हैं, ऐसी क्या कंजूसी करना है। थोड़ा जो मुझे भुनभुनाने की आवाज आ रही है तो कृपया इस पर रोक लगाएं। जैसा कि मैंने बताया आपको, सभी जो पर्वत चोटियां हैं ज्यादातर मुझे किस पर मिलती हैं? वृहद हिमालय पे ना। डर क्यों रहे हो उतना? सर सरेंडर हो चुके हैं। अरे ये सब चीजें क्या, आज जैसे पढ़ लिया कल फिर से पढ़ लेंगे, लिखते लिखते पढ़ लेंगे, एकदम यूज्ड टू हो जाओगे आप। फर्स्ट टाइम सबको जो है घबराहट होती है, सबको जो है कठिन लगता ही है। देखो जरा, पहली चोटी है हमारी, यहीं से शुरू करते हैं। ये कौन सी चोटी है? नंगा पर्वत। और ये नामचा पर्वत। अब देखो जरा, इस पूरे हिमालय तंत्र की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसके बाद
कंचनजंगा, कंचनजंगा का थोड़ा सा पोर्शन किसमें है, भारत में, है ना। इसके बाद देखोगे ये यहाँ पर ये मकालू, दिस इज धौलागिरी, दिस इज अन्नपूर्णा, और ये गुरला मानधाता, गुरला मानधाता, ये नंदा देवी, ये कामेत पर्वत। ठीक है, इतने नाम याद रख लिए ना आपने, कल्याण हो जाएगा आपका। डरना नहीं, घबराना नहीं है। बाबा इमरान खान ने क्या कहा है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। इसका नाम है नंगा पर्वत, इसका नाम क्या था, कामेत पर्वत, इसका नंदा देवी, ये गुरला मानधाता, इसकी लोकेशन मैंने थोड़ी गलत बनाई है। गुरला मानधाता की लोकेशन एग्जैक्टली है ये, लगभग लगभग ये इसको छोड़ के पूरा तिब्बत में घुस गया ये। ठीक है, इसका नाम है गुरला, ये सफेद कैसे हो गया ये गुरला, गुरला मानधाता, ये है आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ये है धौलागिरी, और ये है आपका मकालू, ये है माउंट एवरेस्ट। ये इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि अलग से दिखाई दे जाए आपको, माउंट एवरेस्ट, और ये कंचनजंगा, कंचनजंगा, और ये है नामचा बरवा। अब अगली इसमें जो है मशक्कत आती है इनकी ऊंचाई याद रखने की, तो आप लोग सिर्फ माउंट एवरेस्ट की रखना और कंचनजंगा की रखना, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक और रह गया है फोटो खींचने से पहले, एक और रह गया है, देखें जरा। यहां पे आपको पढ़ाई थी काराकोरम, तो यहां काराकोरम में है आपका माउंट केटू, बिल्कुल सही जवाब। भाई साहब आज ये कुछ खाकर आई हैं एकदम, सारी आंसर जल्दी जल्दी दे रही हैं। गलत नहीं हुआ आपके एक भी, कोई बात नहीं। माउंट केटू, और इसका टेक्निकल नाम है गॉडविन ऑस्टिन, है ना। ये कुछ पर्वत चोटियां याद रखनी इसमें आपको। अब पढ़ते हैं इसमें कितने डर रहे हैं। भगवान के लिए माफ करो। ठीक है, चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। एंड बाय द वे क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, है ना। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है।